हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द फोर्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने आपको कूलॉम्स लॉ को इन डिटेल पढ़ाया, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इस लेक्चर में मैं कूलॉम्स लॉ के जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा उसको मैं दो पार्ट में कैटेगराइज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। एक तो पहला जो फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे, जो डायरेक्टली कूलॉम्स लॉ के फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड द सेकेंड वन इज़ द एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें कूलॉम्स फॉर्मूला यूज होगा और वो किसी दूसरे केस में या किसी दूसरे कॉन्सेप्ट और बेस्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज़ प्रवीण पांडे एंड यू आर वाचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनाकल टेक्नो स्कूल। शुरू करते हैं बच्चों। हाँ, एक और ज़रूरी चीज़, आप लोग पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और पेन और पेपर लेकर के हर एक क्वेश्चंस को एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। इससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा और ज़्यादा सीख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स। क्लियर है? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। What is the true test of electrification? Attraction or repulsion? क्लियर है? सॉल्यूशन क्या कह रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रू टेस्ट क्या है? अट्रैक्शन है या फिर रिपल्सन है? यानी हम लोग कैसे समझेंगे कि नेचर में एग्जिस्ट करने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक नेचर का है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्सेस। देखिए, सपोज करिए वी हैव टू मटेरियल पार्टिकल्स, यहाँ दो मटेरियल पार्टिकल रखा हमने और यहाँ पर दो मटेरियल पार्टिकल रखे। सपोज करो ये दोनों मासेस, ये दोनों मटेरियल पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब ये दोनों फोर्स दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक, तो ये अट्रैक्शनल फोर्स कौन सा है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है? ये बताना यहाँ पर मुश्किल है। अगर आप मैग्नीट्यूड को मेजर नहीं करते हैं तो केवल इस अट्रैक्शन या रिपल्सन को देख करके हमें समझना है। तो अट्रैक्शनल फोर्स जो होता है वो दोनों होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी अट्रैक्शनल होता है। तो ये कोई भी हो सकता है, ये ग्रेविटेशनल भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है। तो ये कंफर्म रूप से नहीं बता सकते कि ये दोनों चार्जेस हैं या केवल मासेस हैं। सपोज करिए यहाँ पे दो मटेरियल पार्टिकल रखे हैं और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ये कौन सा फोर्स होना चाहिए? ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। क्लियर है? तो नेचर में इलेक्ट्रिक फोर्स ये होगा, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन से अगर मुझे पहचानना हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा है, तो रिपल्सन से हम समझ सकते हैं आसानी से कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट भी होगा। यानी रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रू टेस्ट कौन हुआ? रिपल्सन हुआ, न कि अट्रैक्शन हुआ। क्लियर हो गई ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एकदम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जिसे सपोज करो हमको क्वेश्चन दे दिया गया कि वी हैव टू चार्ज पार्टिकल्स। जब भी मैं पार्टिकल्स वर्ड यूज करूंगा तो यू विल अंडरस्टैंड दैट द पॉइंट चार्ज। क्लियर है? ये दो पॉइंट चार्ज आपको दिए गए हैं, ठीक है, और इनका चार्ज ले लीजिए, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। क्लियर? एंड बोथ ऑफ देम रिपेल ईच अदर विद द फोर्स F। कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं? F से रिपेल कर रहा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है फाइंड द न्यू फोर्स, find the new force
इफ सेपरेशन इज डबल, सेपरेशन इज डबल, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल कंडीशन बोला है कि दोनों का सेपरेशन डबल कर दिया जाए, पहले जो भी है उसके बाद डबल कर दिया जाए, तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, क्लियर है। सपोज कर लो कि इनिशियली इसका सेपरेशन कितना है, आर है, ठीक। तो इस वक्त इनके बीच का फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में दिस रिपल्सिव फोर्स F विल बी इक्वल टू, ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, क्लियर है ना, दिस F विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्लियर हो रहा है। इसे इक्वेशन 1 बना दिया हमने। अगर आप चाहें तो यहीं से आप एक बात बोल सकते हैं, क्या कि इस दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड्स में कोई चेंज नहीं किया गया, केवल किसको वेरी किया जा रहा है, डिस्टेंस को, सेपरेशन को चेंज किया जा रहा है। सो आर यहां वेरिएबल हो गया और K Q1 और Q2 क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो आप चाहें तो डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं कि ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को आप यहां से हटा देंगे तो F प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, 1/r स्क्वायर, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो देखो बच्चों, अगर r को डबल करोगे तो उसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, नीचे में 4 आ जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू 1/4 टाइम्स हो जाएगी। r को इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, तो r को डबल करोगे तो स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। एक तो तरीका आपके पास ये है, या दूसरा तरीका आप अप्लाई कर लीजिए। सपोज कर लीजिए कि मैंने इन दोनों के डिस्टेंस को इंक्रीज करके कितना कर दिया, 2r कर दिया। सेपरेशन को जब आपने 2r कर दिया तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F डैश मान लो, F डैश। सो द फोर्स विल बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना हो चुका है, 2r, तो 2r का स्क्वायर करेंगे। सो हियर F डैश बिकम्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा 4r स्क्वायर, दिस इज द 4r स्क्वायर। अब बच्चों इक्वेशन 1 से थोड़ा चेक करो तो ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू F। सो हियर आई कैन राइट F डैश इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय 4, यानी जो नया फोर्स होगा वो हो जाएगा इनिशियल फोर्स का 1/4 टाइम्स। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। सपोज वी हैव 2 स्मॉल बॉल्स, स्मॉल आइडेंटिकल, क्लियर है। ये जो बॉल्स हैं इनका नाम रख दिया मैंने A एंड B, और A के ऊपर हमने दे दिया चार्ज +4Q, B को दे दिया -Q, क्लियर। दोनों के बीच अभी अट्रैक्शन लगेगा कि रिपल्सन लगेगा, देखिए एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर द पॉइंट चार्ज, या बॉल्स छोटे छोटे हैं तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। चलिए सपोज अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, F है, ये गिवन है आपको कि इनका जो अट्रैक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है, F लग रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ both the balls kept in contact for some time, and then replaced, find the new force between them, new force between them। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार आप खुद से इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, आई होप आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यूज करना है बच्चों। देखिए ये इनिशियल सिचुएशन है, ठीक। आपको इनिशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है,
एफ दे रखा है, एफ। तो जो इनिशियल सिचुएशन में इक्वेशन बनेगा वो पहले बनाइए। अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इक्वल टू के Q1 Q2, Q1 की वैल्यू है 4Q इंटू Q2 की वैल्यू है Q। देखिए यहाँ पर साइन नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक, बस ये पता चलेगा कि F क्या है, अट्रैक्टिव है, ठीक है ना, उस साइन की वजह से, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इनके बीच का एक डिस्टेंस एज्यूम कर लो, कितना है डिस्टेंस बच्चों, r, so this is r square. So here I can write that F equals to 4k q square divided by r square and this is attractive। ये कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए आप, क्लियर है। नाउ अगर इन दोनों को आप कॉन्टेक्ट में ले आते हैं, ठीक है ना, ये कॉन्टेक्ट में रख दिए गए बॉल्स को, ठीक, बॉल्स को अपने कांटेक्ट में रख दिया। इस पर कितना चार्ज था, +4Q, इस पर कितना था, -Q। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर ये दोनों बॉल्स आइडेंटिकल होंगे तो ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों पर। तो टोटल चार्ज कितना है, यानी कहने का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या, टोटल चार्ज का आधा पहले बॉल पर होगा और आधा दूसरे बॉल पर होगा, क्लियर है ना। तो 4Q और -Q, टोटल चार्ज कितना हुआ, 3Q। 3Q का हाफ इस पे बचेगा, 3Q का हाफ उस पे चले, यानी इसको अगर रिप्लेस कर दोगे, फिर से उसी सेपरेशन पर ले जाके रख दोगे दोनों बॉल्स को, तो देखिए क्या होगा, इस पर होगा +3Q/2 और इस पर भी चार्ज होगा +3Q/2, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब दोनों सिमिलर चार्ज हो गए, जब सिमिलर चार्ज होंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा, अब रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इनके बीच में रिपल्सन एक्ट करेगा। इस रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू को F डैश एज्यूम कर लो, दिस इज द F डैश। डिस्टेंस वही है क्योंकि रिप्लेस्ड कहा है, मतलब जिस पोजीशन पर पहले था उसी प्ले पोजीशन पर इन चार्जेस को रख दिया गया है। सो द न्यू फोर्स F डैश विल बी इक्वल टू, F डैश की वैल्यू अब कितनी होगी, K Q1 Q2 यानी 3Q/2 मल्टीप्लाइड बाई 3Q/2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर R स्क्वायर। तो ये कितना बन गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू 3/2, दिस इज 9/8, 9/8। एक चीज और, हाँ चेक कर लिए, मल्टीप्लाइड बाई KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब बच्चों एक काम करते हैं, KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर जो है, यहां से KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, F डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, F डिवाइडेड बाई 4 आएगा। सो दिस F डैश विल बी इक्वल टू, कितना बन गया भाई, 9 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, AF डिवाइडेड बाई 4, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या आ गया यहां से, चेक करिए, आपका आंसर आ रहा है F डैश इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 8 4 जा 32। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो रहा था, 2 2 जा 4 था ना, ये 4 था, तो दिस इज 4, क्लियर है बच्चों, 4 4 जा 16 बना ये, है ना। सो F डैश इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 16 F, क्लियर हो रहा है। यानी अब जो नया फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स का 9/16 टाइम्स होगा, 9/16 टाइम्स। और एक बड़ी बात, जरूरी बात, क्या, ये जो F डैश होगा अब रिपल्सिव होगा, पहले वो क्या था, अट्रैक्टिव था, ठीक। सो दिस इज रिपल्सिव, क्लियर है। ये हो गया आपका न्यू फोर्स बिटवीन द बॉल्स A एंड B, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो और छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये सब बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन उठाया जाए। क्वेश्चन में कह रहा है कि these are the 3 particles kept कोलिनियर, एक लाइन पे रखे हुए हैं 3 पार्टिकल, तीनों पार्टिकल का चार्ज का वैल्यू दे रखा है, दिस इज द +10 कूलॉम, दिस इज -5 कूलॉम एंड दिस इज +20 कूलॉम, क्लियर। दिस इज द चार्ज A, चार्ज B एंड चार्ज C। इस डिस्टेंस को सपोज आपको दे रखा है, दिस इज
1 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर 2, ये भी 1 मीटर का ही है। क्लियर? सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द नेट फोर्स on the charge at C, on the charge at C, पॉइंट C पर जो चार्ज रखा है उस चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, एक काम करते हैं बच्चों, आप जो B इस पर फोर्स लगाएगा C पर, तो B कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। सी को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ। इस फोर्स को एज्यूम किया जाए कौन सा? एफ बी यूज किया जाए, फोर्स बाय बी, और ए जो है पॉजिटिव है, तो ये जो चार्ज होगा सी को क्या करेगा? रिपेल करेगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इसको बोला जाए फोर्स बाय ए। क्लियर है? यानी आपका जो चार्ज हो गया ये C, देखिए दिस इज C पर एक फोर्स राइट में लग रहा है, एक फोर्स लेफ्ट में। लेफ्ट में जो फोर्स लग रहा है वो है एफ बी, और राइट में जो फोर्स लग रहा है वो है एफ ए। अब हमें चेक ये करना पड़ेगा कि ये दोनों फोर्स कितने कितने के हैं, एफ ए कितने न्यूटन का है, एफ बी कितने न्यूटन का है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि नेट फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द एफ एंड एफ बी। तो चलिए एफ बी निकालते हैं पहले। एफ बी इक्वल्स टू क्या आया? देखिए फोर्स बाई बी, इसके द्वारा इस पर कितने का अट्रैक्शन लगेगा। देखिए साइन यूज नहीं करेंगे, जब डायरेक्शन लगा दिया तो अपने साइन नहीं यूज करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है आपका? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो कितना आ गया भाई? देखिए तो फोर्स बाई बी इक्वल टू के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर। अच्छा के को अभी ऐसे रहने ही दो, ठीक है ना, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। तो के इंटू पुट कर ही दो, क्या फर्क पड़ता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है कितना से? 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो ये कितना बन जाएगा? एफ बी विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 टू 10, ये 100 बनेगा। दिस इज 900 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ये बन गया एफ बी। सिमिलरली एफ ए निकाल लो बच्चों। एफ ए इक्वल टू, यानी ए के द्वारा सी पर लगने वाला फोर्स, तो ये पॉजिटिव है, ये इस पॉजिटिव पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा कितना? के का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2, तो Q1 10 इंटू 20 दैट इज द 200 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना बन जाएगा? यहाँ से ए से सी की डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 4। सो द फोर्स बाई ए विल बी इक्वल टू, ये 4 से कट होगा, कितना बनेगा? 50 है ना, 50 आ गया। 50 मल्टीप्लाइड बाई 9, 450। कैलकुलेशन से एक बार आप चेक कर लेना, ये आया है आपका 900 इंटू 10 पावर 9, ठीक है। और ये डिस्टेंस है 2 मीटर, तो 2 मीटर का हो जाएगा स्क्वायर 4 से डिवाइड करेंगे, दिस बिकम्स 50। 450 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन। सही है, कैलकुलेशन सही है। एफ ए, अब देखिए ध्यान से, कौन सा फोर्स बड़ा है? दिस इज 900 इंटू 10 पावर 9, दिस इज 450 इंटू 10 पावर 9, यानी ये एफ ए जो है इसका ठीक हाफ है। देखिए ये 900 है, ये 450 है, 10 पावर 9 वाला टर्म दोनों में सेम है। क्लियर है ना? तो एफ ए छोटा है, इसीलिए देखिए मैंने पहले ही क्या किया था कि सी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है राइट में जो है एफ ए है और लेफ्ट में जो है एफ बी है, और एफ बी बड़ा है तो मैंने एरो इसका बड़ा बनाया, एफ ए का एरो छोटा बनाया। ठीक, तो नेट फोर्स ऑन सी, एफ नेट ऑन सी इक्वल टू, देखिए ये वाला फोर्स बड़ा है, एफ ए छोटा है, तो एफ ए को माइनस कर देंगे एफ बी में से, तो एफ बी माइनस एफ ए एंड दैट इज इक्वल्स टू 900 इंटू 10 पावर माइनस
पावर 9 माइनस 450 इंटू 10 पावर 9, क्या बचेगा यहाँ पर 900 माइनस 450 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9। आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा फोर्स, नेट फोर्स ऑन सी इक्वल टू 450 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। किधर की ओर? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेफ्ट। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये बात? चलिए आप इसको एक बार पॉज करके इसको खुद से एक बार सॉल्व करिए, देखिए आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिना देखे सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नाउ बच्चों, एक और ही छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको किया जाए। क्वेश्चन में बोला यह गया है कि दीज आर द टू चार्जेस, दिस इज Q1, दिस इज Q2, here is also Q1 Q2, but they are at some large distance। Q1 Q2 को कुछ भी ले लो, दिस इज प्लस 10 कूलॉम, दिस इज प्लस 10 कूलॉम, एंड यहाँ भी Q1 Q2 ले लिया गया, Q1 इक्वल टू प्लस 10 कूलॉम। दूर दूर लिखते हैं, यहाँ पर लिखा जाए। चलो बच्चों 10 कूलॉम के दोनों हो गए, इनका सेपरेशन हो गया आपका कितना? सपोज करो कि इनका सेपरेशन है 2 मीटर। क्लियर? और यहां दूसरा दो चार्ज दिया गया है, सेम चार्ज यहां भी है, Q1 इक्वल टू प्लस 10 कूलॉम, Q2 इक्वल टू प्लस 10 कूलॉम। यहां पर जो सेपरेशन है दैट इज 3 मीटर। सेपरेशन थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपको, क्या किया गया कि इसके सेपरेशन को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, 2 सेंटीमीटर, और इसके सेपरेशन को भी 2 सेंटीमीटर ही बढ़ाया जा रहा है, 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स घटेगा। जैसे मान लो कि यहां पर इनके बीच में फोर्स पहले F1 था और इनके बीच में फोर्स F2 था। ये भी आप समझ रहे हैं कि F2 की वैल्यू कम होगी क्योंकि सेपरेशन ज़्यादा है। यहाँ पर F1 की वैल्यू ज़्यादा होगी उस केस के रिस्पेक्ट में। लेकिन जो शिफ्टिंग किया जा रहा है दोनों का बराबर, यहाँ भी डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर ही बढ़ाया गया, यहाँ भी डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर ही बढ़ाया गया, तो फोर्स ऑब्वियसली कम होगा। लेकिन जो फोर्स में होने वाली कमी किस में ज़्यादा होगी? फोर्स में होने वाली कमी किस में ज़्यादा होगी? ठीक, यानी ज़्यादा कौन घटेगा, कौन सा वाला फोर्स ज़्यादा घटेगा, पहले केस का फोर्स कि दूसरे केस का फोर्स, ये चेक करना है हमको। हम यहाँ पर फोर्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे हैं, फोर्स में होने वाले चेंज का कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन में यही किया गया है कि कंपेयर द चेंज इन फोर्स, चेंज इन फोर्स इन बोथ केसेस। सॉल्यूशन करते हैं। चेंज इन फोर्स निकालने के लिए देखा जाए, F विल बी इक्वल्स टू, F का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, यहां जब चार्जेस को शिफ्ट कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, तो चार्जेस को आप चेंज नहीं कर रहे हो। Q1 Q2 कांस्टेंट हो गया, K भी ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल कौन हो गया? R वेरिएबल होगा। सो R इज द फंक्शन ऑफ, सॉरी F इज द फंक्शन ऑफ R। F जो है R का फंक्शन हो गया, R वेरिएबल हो गया। यहाँ पर डिफरेंशिएट करिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने से देखते हैं क्या मिलता है। तो F को डिफरेंशिएट करिए R के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? dF डिवाइडेड बाई dr इक्वल्स टू K Q1 Q2, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर रखेंगे, इनटू डिफरेंशिएट किसको करना है? R स्क्वायर को। तो R स्क्वायर को पहले ऊपर कर लो, R पावर माइनस 2, यानी R पावर माइनस 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हो, ddr किसके रिस्पेक्ट में? R के रिस्पेक्ट में। तो ddr ऑफ R पावर माइनस 2। तो आपको यहां से क्या मिलेगा बच्चों? dF बाई dr इज इक्वल्स टू
क्या आ रहा है, r पावर -2 का डिफ्रेंसिएशन करें। चलिए इसको पहले लिख दीजिए, k q1 q2 मल्टीप्लाइड बाई r पावर -2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा -2 इंटू r पावर -2 -1 -3 हो जाएगा। बेसिक डिफ्रेंसिएशन आप क्लास 11 में पढ़े हुए होंगे फिजिक्स में, मैथमेटिकल टूल्स में। तो आपको यहां से क्या मिलेगा, df डिवाइडेड बाई dr इक्वल्स टू माइनस ऑफ k q1 q2 डिवाइडेड बाई r क्यूब, इसको नीचे ले आइए, आ गया, dr से मल्टीप्लाई करिए, सो दिस df इक्वल्स टू माइनस ऑफ k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू dr। अब चलिए बच्चों हम देखें यहां से रिजल्ट, df क्या है, दिस इज द चेंज इन फोर्स, चेंज इन फोर्स, फोर्स में होने वाला चेंज है। dr क्या है, चेंज इन सेपरेशन, चेंज इन सेपरेशन। अब ध्यान से सुनो बच्चों, इन दोनों केसेस में dr का वैल्यू सेम है, क्लियर, dr सेम है, k q1 q2 सेम है दोनों में। अब बात बचती है r की, देखिए ये r क्यूब है, सॉरी दिस इज r क्यूब। अब जिसका r ज्यादा होगा उसका ये वाला टर्म कम होगा, तो इसका r ज्यादा है, इसमें ये वाला टर्म कम होगा, ये पूरा वाला टर्म कम होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल वैल्यू भी कम होगी, यानी df कम होगा। तो जिसका r ज्यादा होगा उसका चेंज इन फोर्स भी कम होगा, जिसका r ज्यादा उसका चेंज इन फोर्स भी कम होगा। तो r ज्यादा इसमें है, ठीक है ना, तो चेंज इन फोर्स की वैल्यू कम होगी किसमें, जिसका सेपरेशन ज्यादा है, यानी सेकेंड केस में। कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, दिस इज r स्क्वायर, तो कितना आ गया ये KQ स्क्वायर बाई r स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। अब जितने चार्ज के प्रोडक्ट्स और डिस्टेंस ये थे, वह पेयर, ये पेयर भी सिमिलर, एकदम एक दूसरे के जैसा है, सेम पेयर है ये हुई। तो जितने फोर्स थे A C को रिपेल कर रहा है, B C को उतने ही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से रिपेल करेगा, यानी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस रिपल्सन का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, क्लियर है। तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी ना, मैग्नीट्यूड जो आएगी वो सेम होगी, वो भी कितनी होगी, F होगी, जितना ये था k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसे कर दूं, एक वर्टिकल लाइन बनाऊं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी किसी पार्टिकल पर कई सारे फोर्सेस आ जाएं तो उन फोर्सेस को रिजॉल्व करके x और y के अलॉन्ग रिजॉल्व करके उसका रिजल्टेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो पहला जो फोर्स है ये वाला फोर्स, आप देखिए ये जो एंगल होगा ना, दैट इज द 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो बच्चों देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये वाली लाइंस मैं जो बना रहा हूँ, ये वाली लाइंस पैरेलल है, उसको एक सिंगल लाइन कट कर रही है, तो जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा। तो ये जो एंगल आएगा दिस विल बी द 60 डिग्री। यहाँ से जो F फोर्स है, ये जो F फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक x कंपोनेंट बनेगा और एक y कंपोनेंट। x कंपोनेंट कितना आएगा, दिस विल बी, ये मैं बता देता हूँ इसी पर बेस्ड। चले सिमिलर प्रॉब्लम है, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ r, है ना, r साइड लेंथ है इसकी, इसके हर एक कॉर्नर पर इक्वल चार्जेस प्लेस्ड हैं, प्लस Q प्लस Q प्लस Q एंड प्लस Q। सपोज इसका नाम हम रख दें, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट C, जो चार्ज पॉइंट C पर रखा है उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए
क्या करेंगे, सिंपल सा है, ये चार्ज इसको सॉल्यूशन में रिपेल करेगा, ये चार्ज डी सी को रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द सेम साइन ऑफ चार्जेस बाय द फोर्स एफ। एफ की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज द आर स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बी जो है ये भी पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को अपने से अवे रिपेल करेगा ये भी, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी एफ ही होगा। क्यों, क्योंकि पेयर ऑफ चार्ज ये और ये पेयर ऑफ चार्ज सेम है और डिस्टेंसेस भी सेम है, आइडेंटिकल अरेंजमेंट बन रहा है, तो ये भी एफ हो गया। अब ए जो है सी को रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, और ये जो फोर्स होगा ना उसका मैग्नीट्यूड इनके बराबर नहीं होगा, एफ के इक्वल टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चार्जेस का पेयर तो सेम है लेकिन अरेंजमेंट आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना वो आर नहीं है, आर से ज़्यादा हो जाएगी। कितनी होगी, दिस इज आर, दिस इज आर, सो दिस विल बी द आर रूट टू, आर रूट टू होगा, तो इनका बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा। कितना मान लो इसको एफ डैश अज्यूम कर लिया जाए। चलिए फोर्स की वैल्यू, इस एफ डैश की वैल्यू निकालते हैं। दिस एफ डैश इक्वल टू कितना बनेगा भाई, ए सी पर फोर्स लगा रहा है के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की जगह पे क्या है, आर रूट टू, दिस आर रूट टू स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। अब एक काम करिए भाई, ध्यान से देखो, ये वाला टर्म कौन है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, एफ के बराबर है, तो दिस एफ डैश विल बी इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है। चले, अब सी के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, सी के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, दिस एफ एंड दिस एफ डैश। ये एंगल कितना होगा भाई, 45 डिग्री है ना। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल 45 डिग्री है। क्लियर है। ये जो फोर्स है एफ और ये फोर्स है एफ, दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इन परपेंडिकुलर फोर्सेस की वैल्यू भी सेम है, तो इस एफ और इस एफ का रिजल्टेंट ठीक बीच में आएगा और उसी लाइन के अलॉन्ग होगा जिस लाइन के अलॉन्ग एफ डैश है। क्लियर है। तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट अलॉन्ग एफ डैश आएगा, और ये कितना आएगा, एफ और एफ दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो रूट ओवर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होता है, और वो दोनों एफ वाई और एफ एक्स सेम है, तो रूट ओवर 2f स्क्वायर बनेगा, उसका वैल्यू आ जाएगा एफ रूट 2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन के अलॉन्ग आएगा एफ रूट 2, और उस लाइन के अलॉन्ग पहले से भी एक फोर्स है एफ डैश। तो जब सेम लाइन के अलॉन्ग फोर्सेस होते हैं स्केलर एडिशन कर देते हैं, तो नेट फोर्स ऑन सी, एफ नेट ऑन सी दैट इज इक्वल टू, इस लाइन के अलॉन्ग कौन कौन आया, एक आया एफ रूट 2 और प्लस एक पहले से है एफ डैश। ठीक है। सो हियर आई कैन राइट एफ रूट 2 प्लस एफ डैश की वैल्यू कितनी है, एफ डिवाइडेड बाई 4, सॉरी ये 4 नहीं होगा, रूट 2 का स्क्वायर करने से क्या बनेगा, ये 2 बनेगा, दिस इज 2r स्क्वायर, दिस इज एफ बाई 2, सो दिस इज एफ बाई 2। क्लियर। सो एफ नेट ऑन सी, एफ नेट ऑन सी इक्वल्स टू, एफ कॉमन होगा इसमें, दिस विल बी द रूट 2 प्लस 1/2। हियर आई कैन राइट एफ की वैल्यू पुट कर दो ले चल के, कितना आएगा, दिस इज के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 2 रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज सी। क्लियर हो गया, ये हो जाएगा नेट फोर्स ऑन द चार्ज सी। समझ में आ रहा बच्चों, बहुत ही सिंपल है, इसमें कहीं भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाने के बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर देना है। क्लियर है। वेक्टर मेथड से एडिशन कर देना है। चलिए आगे चलते हैं, 1-2 प्रॉब्लम और भी इस तरीके का हम सीखेंगे। चलिए देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आता है अक्सर इस टाइप से है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में ये दिया जाए कि इट्स ए इक्विलैटरल ट्राइंगल, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज रेगुलर हेक्सागन,
रेगुलर हेक्सागन, और इसके एवरी कॉर्नर पर चार्जेस प्लेस्ड है, इक्वल चार्जेस. दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू. इस पर भी है, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, है ना. बना लो सब पर प्लस क्यू बना लो, ठीक है. अच्छा, अब क्या किया गया बच्चों, जो सेंट्रॉइड है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा गया. कोई भी अमाउंट का चार्ज रख दीजिए. ये चार्ज कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लो ये वाला चार्ज हो गया आपका Q डैश, दिस इज Q डैश. यहाँ भी इसके सेंटर पर एकदम मिड पॉइंट पर एक चार्ज रख दो, कौन सा, Q डैश. यहाँ भी रख दो एक Q डैश. क्लियर है. आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फोर्स ऑन Q डैश, फोर्स ऑन Q डैश की वैल्यू क्या होगी. दिस इज द क्वेश्चन. देखिए बच्चे, बहुत ही सिंपल है. क्या होने वाला है यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा अलोंग दिस लाइन. ठीक, मान लो फोर्स की वैल्यू है F. ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा. क्यों आएगा भाई, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज का पेयर भी सेम है. सो दिस मस्ट बी F ऑल्सो. और ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ F, ये भी F ही होगा, डिस्टेंस और पेयर अभी भी सेम है. इस पर, इस पार्टिकल पर Q डैश पर 3 फोर्स लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लग रहे हैं. ठीक, यहां पर देखा जाए क्या होने वाला है. अगर इसको डायगोनल बनाते हो इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होने वाला भाई, इस पर एक फोर्स लगेगा, राइट में कौन लगाएगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर में रिपेल करेगा, और ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे. कारण भाई डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज के पेयर भी सेम है. ये Q इस चार्ज को इधर में रिपेल करेगा F से, और ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा F से. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. यहां भी सेम होने वाला है प्रोसेस, मैग्नीट्यूड सेम होने वाले हैं, आपस में सेम होने वाले हैं. ठीक है बच्चों, चलो अब एक बात करते हैं. यहां पर मैं एक चीज आपको याद दिला दूं, क्लास 11th में आप सबने पढ़ा हुआ है इस पॉइंट को. अभी क्या चीज सुनिएगा, अगर यहां पे कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल पर दोनों साइड में इक्वल मैग्नीट्यूड्स के फोर्स लग रहे हैं, F और F, नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं, 2, 1, 2, सेम मैग्नीट्यूड के. क्लियर. इनके बीच का जो एंगल है थीटा, ये कितना होगा, ये एंगल 180 डिग्री. 180 डिग्री का मतलब क्या, 2π/2 रेडियन, 2π/2 यानी पाई रेडियन. देखिए मैंने क्या किया, 2π में 2 से डिवाइड किया. कितने से डिवाइड किया, जितने वेक्टर्स हैं 2, तो पाई आ रहा है. तो इसका रिजल्टेंट जो आता है 0 आएगा. देखो सिंपल है, देख सकते हैं, राइट और लेफ्ट वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. वही बात आप इस दूसरे तीसरे एक दूसरा ले लीजिए केस. दिस इज F, दिस इज F एंड दिस इज F. ये तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में सेम है, और तीनों का एक दूसरे से जो एंगल है 120 डिग्री है. ये 120 डिग्री. आप अगर चेक करें इसको, तो 120 डिग्री पर को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, 2π/3. देखिए यहाँ पर 2π/2 था, यहाँ 2π/3 है. 3 वेक्टर हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, 3 है. और जब ये इक्वल एंगल्स पे हैं तो देखो क्या होता है, ये F और ये F का जो रिजल्टेंट आएगा ठीक ऊपर आएगा, और उसका वैल्यू भी F आता है. यानी इस नीचे वाले F को वो क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा. तो इस वाले जगह पर भी रिजल्टेंट क्या आना है, 0 आना है. ठीक, तो रिजल्टेंट विल बी 0. सिमिलरली अगर हम 4 वेक्टर के लिए बोले, यहाँ पर एक पॉइंट है, राइट में एक फोर्स, लेफ्ट में एक फोर्स, अप में फोर्स. ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन, और ये सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड्स आपस में सेम है. ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड सबके सेम हैं.
एंगल कितना बन रहा है देखो बच्चों 90 डिग्री, सबका एक दूसरे से एंगल 90 डिग्री बनेगा, मतलब कॉन्जिक्यूटिव फोर्स का ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यस ये भी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। कितने फोर्स है? 4 फोर्सेस। एक दूसरे के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, यानी 2π/4। देख लीजिए रिजल्टेंट बच्चों 0 आएगा, कन्फर्म 0 आएगा। देख लो ना, ये वाला फोर्स ये वाले फोर्स को कैंसिल करेगा, यानी राइट वाला लेफ्ट वाले को कैंसिल करेगा, अप वाला डाउन वाले को कैंसिल करेगा, रिजल्टेंट 0 आएगा। अब इस चीज़ को आप जनरलाइज कर सकते हैं कितने भी वेक्टर के लिए। अगर 5 वेक्टर हैं, सपोज 5 वेक्टर्स हैं और सब एक दूसरे से इक्वल एंगल पर लगे हुए हैं, मैग्नीट्यूड सबके सेम हैं, 5 वेक्टर हैं, ईच का बीच का एंगल कितना है? किसी भी 2 लगातार के बीच एंगल है 2π/5, 2π/5 का मतलब होता है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री पर लगे हुए तो रिजल्टेंट आएगा 0। अगर 6 वेक्टर हैं, सब फोर्स का एक दूसरे से वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है और एक दूसरे से कॉन्जिक्यूटिव के बीच का एंगल है 2π/6, 2π/6 का मतलब होता है π/3 और π/3 का मतलब हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट आएगा 0। क्लियर आ रहा है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब देखिए मैं यहाँ बता दूँ, इस वाले पर ये 120 डिग्री आएगा, सबका बराबर बराबर चेक कर लीजिए। तो इस वाले केस में फोर्स ऑन Q डैश क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ भी चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, 90 डिग्री पर एक दूसरे से लगे हुए हैं, 90 डिग्री पर बराबर है, यहाँ पर भी नेट 0 आएगा। यहाँ भी देखिए 60 डिग्री के बनेंगे सब। आप समझ भी सकते हैं कि ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, यहाँ भी F नेट आएगा 0। समझ में आ गया? ये तीनों केसेस में मैंने समझा दिया आपको, तो नेट फोर्स विल बी 0। नाउ इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम अभी हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेगा और क्वेश्चन को चेंज करके क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कहा गया हियर इज ए रेगुलर पेंटागन, रेगुलर इट्स ए पेंटागन, है ना, ये एक रेगुलर पेंटागन है। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि इस रेगुलर पेंटागन के कितने कॉर्नर बनेंगे? 5 कॉर्नर, जिसमें 4 कॉर्नर पर तो चार्ज रखे हुए हैं +Q 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 एंड +Q। जो इसका सेंट्रॉयड है वो सब कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे, बराबर डिस्टेंस होगा ना R, सबसे R डिस्टेंस पे। और यहां पर एक चार्ज रख दिया गया +Q डैश। क्लियर है? +Q डैश। द क्वेश्चन इज फिफ्थ कॉर्नर एम्प्टी है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। द क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज, नेट फोर्स ऑन Q डैश। Q डैश जो सेंट्रॉयड पे रखा है, इस पर नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा? दिस इज द क्वेश्चन। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। क्या करा जाए सॉल्यूशन करने के लिए? देखिए मैंने क्या मान लिया, मैंने एज्यूम कर लिया कि इसके 5th कॉर्नर पर भी इक्वल चार्ज रखा हुआ है जितना बाकी कॉर्नर पे रखा हुआ है। चलिए रख लेते हैं, यहां पर एक मैंने रख लिया Q। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब क्या होने वाला है कि इस पर कितने फोर्स लगेंगे? 5 फोर्सेस। देखिए ये वाला Q डैश है, हाँ, ये इसको राइट में रिपेल करेगा इधर में F से, ये इसको थोड़ा नीचे इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको कहीं इधर रिपेल करेगा। देखिए सारे फोर्स के मैग्नीट्यूड हर एक कॉर्नर से ये रिपल्सन लग रहा है। ये सारे 5 फोर्स हैं, 5 फोर्स, और रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर पेंटागन है, तो ये सारे एंगल कितने आने वाले हैं? 72 डिग्री। दिस इज ऑल्सो 72 डिग्री। ये सारे एंगल 72 डिग्री के आएंगे, 72 डिग्री। और ये 72 डिग्री आपको मैं बता दूं, ये 72 डिग्री बेसिकली किसके बराबर है? 2π/5 रेडियन। 2/5 रेडियन की वैल्यू 72 डिग्री आती है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी पार्टिकल पर 5 फोर्सेस लग रहे हैं, सबका
एक दूसरे से लगातार जो एंगल है वो इक्वल है और 2π/5 के बराबर है, तो रिजल्टेंट विल बी 0। इसको हमने n के लिए जनरलाइज कर लिया है, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, पांचों के द्वारा लगने वाला। ठीक, तो हम यहां से कहेंगे कि मिटा लिया जाए भाई थोड़ा सा इसको पहले, कि जो इस चार्ज के ऊपर, सेंट्रॉइड वाले चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा F1 वेक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 दैट मस्ट बी 0। अब सुनिए, ये अकेला चार्ज जो मैंने कॉर्नर पे रखा, एक्स्ट्रा चार्ज, ये इसको रिपेल इधर करता, कितने फोर्स से रिपेल करता कि कैपिटल Q इंटू Q डैश डिवाइडेड बाई कॉर्नर से इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर R², ये फोर्स से वो रिपेल करता उधर की तरफ। हमको केवल 4 का फोर्स निकालना है, 1 2 3 4, पांचवें को नहीं लेना है, तो इन 4 को एक साथ रखा जाए। दिस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये किसके बराबर होंगे? ये बराबर होगा माइनस ऑफ F5, यानी F5 क्या है? F5 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय फिफ्थ चार्ज। अब माइनस लगा हुआ है यानी उसका उल्टा, तो इन 4 का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक, वो किसके बराबर आएगा? माइनस F5 का, यानी पांचवें के द्वारा लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका ठीक उल्टा, क्योंकि निगेटिव साइन आ रहा है यहां पे। तो आप लोग एक चीज हो गया कंफर्म कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 का जो मॉड आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू कि फिफ्थ वाले का मैग्नीट्यूड के बराबर। तो फिफ्थ वाले का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी कितना निकाल चुके हैं आप? Q डैश बाई R², इतना आएगा। अब अगर डायरेक्शन देखना चाहें तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? ये किधर की तरफ डायरेक्शन होगा इसका? डायरेक्टेड टुवर्ड्स वैकेंट कॉर्नर, जो खाली वाला कॉर्नर है उसकी तरफ एक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखा जाए। चलिए बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब हाँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आइए। जैसे अज्यूम करो कि हियर इज ए पॉइंट चार्ज प्लस स्मॉल q, और इस यहां पर एक एक्सटेंडेड लाइन चार्ज रखा हुआ है ना, दिस इज द प्लस q ऑल्सो, प्लस कैपिटल Q मान लो ये है, पूरे बॉडी पर एक्सटेंडेड है चार्ज प्लस कैपिटल Q, और इसकी लेंथ है L। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहां से जो पहला एंड है इसका, इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज द A। ये पॉइंट चार्ज से रॉड का पहला एंड A डिस्टेंस पे है। द क्वेश्चन इज फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, ओके बच्चों। चलिए फाइंड करते हैं चार्जेस के बीच का फोर्स, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था F इक्वल टू KQ1Q2 डिवाइडेड बाई R², ये फॉर्मूला किसके लिए था? मैंने वहाँ पर आपको कंफर्म किया था कि ये पॉइंट चार्ज के लिए यूज़ होता है, एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी के लिए यूज़ नहीं होगा। आप ऐसा मत करिएगा कि कुछ बच्चे जो गलती करते हैं कि ये सारा चार्ज उठा के इसके सेंटर ऑफ पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे रख देते हैं। अब पॉइंट चार्ज बना करके यहाँ से डिस्टेंस L/2 हो गया, L/2, और पूरी डिस्टेंस A प्लस L/2 लेकर के पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करके सॉल्व कर दिया। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको 11th क्लास में बताया था मैंने, आप 11th क्लास के चैप्टर में पढ़िए, उसमें आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो सेंटर ऑफ मास वाला जो कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं ना,
ये तब यूज करते हैं जब फंक्शन लीनियर हो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी में mgh, h का पावर 1 है। यहाँ पर जो फोर्स का वेरिएशन हो रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये नॉन लीनियर ग्राफ देगा। नॉन लीनियर के केस में ऐसा काम नहीं कर सकते, याद रखना है आपको। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखा जाए। अगर हम चाहें तो इस पूरे रॉड को ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ठीक। इसके द्वारा हर एक टुकड़े, ऐसे समझो, हर एक टुकड़े पर लगने वाला फोर्स निकाला जाए। स्मॉल क्यू के द्वारा कैपिटल क्यू के जितने भी टुकड़े बनेंगे उन सारे टुकड़े पर फोर्स निकाल को उनको ऐड कर दिया जाए वेक्टर मेथड से, और जो एडिशन आएगा दैट इज द नेट फोर्स ऑन द रॉड बाय द स्मॉल क्यू। सिंपल है। तो चलिए, उसके लिए एक छोटा सा चार्ज पहले इसका लिया जाए। यहां पर एक छोटा सा चार्ज, मैं क्वेश्चन का फिगर यूज कर रहा हूं, आप प्रॉपरली एक सॉल्यूशन के लिए अलग से फिगर बनाएंगे, वहां से सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा यहां से इतना छोटा टुकड़ा इसका ले लिया, जिसको मैं कलर कर दे रहा हूं। देखिए, इस पॉइंट चार्ज से उसकी जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया कितना, x, और इसकी जो लेंथ है ये वाला, वो मैंने मान लिया dx। क्लियर। अब मुझे इसके और इसके बीच फोर्स निकालने के लिए इस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है ये निकालना पड़ेगा, यानी dx लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है। तो पूरी लेंथ l लेंथ पर कितना चार्ज है, q, l लेंथ पर चार्ज है कैपिटल Q, तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा, q बाई एल। तो dx लेंथ पर कितना चार्ज हो जाएगा, q बाई एल इंटू dx। यूनिटरी मेथड। आप इसको बोल सकते हैं dq, दिस इज द dq। dq मीन्स व्हाट, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट। क्लियर। अब ये चार्ज इस एलिमेंटल चार्ज को रिपेल करेगा अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड। कितने से रिपेल करेगा, df मान लो। उस फोर्स की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली df, इधर की तरफ लग रहा है df, ठीक है। सो दिस df इक्वल टू k q1 q2, q1, चलो मैं पहले लिख देता हूं, q1 की जगह पे स्मॉल q, q2 की जगह पे dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना माना है, x, तो x स्क्वायर। क्लियर है। नाउ हियर आई कैन राइट df इक्वल्स टू कितना बना भाई, k स्मॉल q, dq की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q बाई स्मॉल, कैपिटल Q बाई L, कैपिटल Q बाई L इंटू dx डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, x स्क्वायर। सो दिस df इज इक्वल्स टू हो गया k q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L इंटू, इसको ऊपर ले चला जाए, x पावर -2 इंटू dx। अब देखिए बच्चों, कैपिटल K स्मॉल q कैपिटल Q L, ये सारा टर्म कांस्टेंट है। आपने जो एलिमेंट लिया है, ये एलिमेंट अपनी पसंद से आप कहीं भी ले सकते थे, इसके ऊपर अलग अलग पोजीशन पे ले सकते हैं। तो उसमें कौन वेरी करेगा, x की वैल्यू वेरी करेगी, x की वैल्यू अलग अलग होगा। यानी हियर df इज द फंक्शन ऑफ x वेरिएबल हो गया, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट हो गए। क्लियर हो रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस पूरे रॉड पर फोर्स निकालने के लिए क्या कर दिया जाए, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। इंटीग्रेट कर देंगे तो समेशन आ जाएगा। बच्चों, आप इंटीग्रेशन किसके लिए यूज करते हैं, पहले ये याद रखिए। क्लास 11th में किसके लिए यूज करते थे आप, समेशन करने के लिए। तो जब आप इंटीग्रेशन को समेशन के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो पहले ये जानना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन किस टाइप का समेशन देता है, स्केलर समेशन देता है कि वेक्टर समेशन देता है। तो क्योंकि यहाँ तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पर काम करेगा या नहीं करेगा ये जानना जरूरी है। तो देखो, बेसिकली जो इंटीग्रेशन होता है वो स्केलर समेशन करने के लिए होता है। स्केलर समेशन करता ही है ये, ठीक, ये वेक्टर एडिशन नहीं करता। लेकिन यानी वेक्टर क्वांटिटी को इस मेथड से इंटीग्रेशन से नहीं जोड़ सकते, बट एक स्पेशल केस है जब वेक्टर्स के एडिशन के लिए भी ये यूज हो जाएगा। कब, जब सारे वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो। जब सारे वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो वहां पर वेक्टर मेथड स्केलर मेथड को फॉलो करता है। सिंपल एडिशन के बराबर जैसा होता है वेक्टर एडिशन भी। क्लियर। जैसे 2 न्यूटन और 3 न्यूटन दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो 2 + 3 = 5 न्यूटन डायरेक्टली होता है। तो यहां पर सोचा जाए, यहां जितने भी टुकड़े होंगे हर एक टुकड़े पर लगने वाला फोर्स रिपल्सन होगा और अलोंग द रॉड होगा बाहर की ओर। तो सारे फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, तो यहां पर इंटीग्रेशन मेथड से एडिशन कर सकते हैं। सो हियर आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ df इक्वल्स टू क्या बन गया, k
स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर माइनस 2 dx। अब देखिए भाई लिमिट क्या लिया जाए यहाँ पर, ये जो एलिमेंट है आप मिनिमम यहाँ ले सकते हैं, उस केस में x की वैल्यू घट के कितनी हो जाएगी, a के बराबर रहेगी। ये एलिमेंट मैक्सिमम आप यहाँ ले सकते हैं, तो x बढ़ के कितना हो जाएगा उस केस में, a प्लस l। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मिनिमम लिमिट a और एलिमेंट की मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी a प्लस l। दिस इज a प्लस l। क्लियर? सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ df बिकम्स f। ये f हो जाएगा इक्वल्स टू k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई l इंटू, बच्चों x पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन आएगा, x क्या होता है फॉर्मूला, x पावर n dx क्या आता है, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो x पावर n प्लस 1 यानी माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 कितना बचेगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 from a to a plus l। Now f is equals to k small q capital Q divided by l into minus 1 upon x बनेगा, ये इसको नीचे उतार लिया। This is from a to a plus l। Now बच्चों आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा लेता हूँ, है ना। चलिए देखिए क्या हो रहा है। So here f will be equal to कितना आ रहा है, k स्मॉल q कैपिटल Q बाई l इंटू माइनस 1 अपॉन x पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा a प्लस एल माइनस, यह माइनस लगता है, फिर माइनस 1 अपॉन x, x पे लोअर लिमिट तो माइनस 1 अपॉन a, तो माइनस करके माइनस 1 अपॉन a, तो ये बन जाएगा प्लस 1 अपॉन a। जो लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में वो लोग इजीली समझेंगे। f इक्वल्स टू k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई l इंटू, बच्चों यहाँ LCM हो जाएगा a प्लस एल इंटू a। नाउ a प्लस एल कैंसिल होगा, यहाँ से a बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 में, तो दिस इज माइनस a प्लस यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, a प्लस एल बचेगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा a प्लस एल, हियर माइनस a प्लस a कैंसिल, और न्यूमरेटर में जो l बचेगा वो डिनोमिनेटर के l से कैंसिल हो जाएगा। सो द f विल बी इक्वल टू कितना आ गया, k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या बचने वाला है, एक a और इंटू a प्लस एल, ये आ गया फोर्स। अब थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर इसके बारे में मैं थोड़ा समझा दूँ आपको। देखिए आपने जो सिस्टम लिया हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है स्मॉल q, यहाँ पर एक्सटेंडेड चार्ज है, पूरा चार्ज इसके लेंथ पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, दैट इज कैपिटल Q। पहला एंड जो है इस रॉड का फर्स्ट एंड कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे है, दूसरा एंड कितनी डिस्टेंस पे है यहाँ से, तो ये है a और इसकी लेंथ थी l, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, a प्लस एल। इसके द्वारा इस पर इधर की तरफ लगने वाला रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला कितना आ रहा है, k q1 q2 स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय, पहले है a, दूसरा है a प्लस एल, a इंटू ए प्लस एल, ये रिजल्टेंट आया। आप समझिए थोड़ा सा, ये ए क्या है, इस रॉड के पहले एंड का डिस्टेंस है, और ये ए प्लस एल क्या है, उस रॉड के दूसरे एंड का डिस्टेंस है। हाँ, यानी अगर मैं क्या बोलूं कि रॉड का पहला एंड R1 डिस्टेंस पे हो, R1 डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट चार्ज से दूसरा एंड R2 डिस्टेंस पे है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। यानी अगर हम कहा जाए कूलम्ब्स लॉ को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा जाए तो ये एक कूलम्ब्स लॉ ही हुआ। कब, जब एक चार्ज पॉइंट हो और दूसरा चार्ज यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड हो अलोंग द लेंथ, ठीक है ना, और उसके पहले एंड का, रॉड के पहले एंड का डिस्टेंस R1 हो और दूसरे एंड का डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से R2 हो, तो k q1 q2 बाई R1 इंटू R2।
देखिए बच्चों, अगर इसको एक्सटेंडेड चार्ज को समेट करके पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो दोनों एंड एक जगह आ जाएंगे। जब दोनों एंड एक जगह आएंगे उस केस में R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो R1 और R2 जब सेम हो जाएंगे तो दिस इज R एंड दिस इज R ऑल्सो, तो दिस बिकम्स R स्क्वायर, यानी फॉर्मूला फिर आ जाएगा कौन सा, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। यानी ये दूसरा वाला रॉड पॉइंट चार्ज होता तो फॉर्मूला क्या आता, F इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। समझ आ रहा है? आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज हुआ होगा, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे इसको, इंटीग्रेशन नहीं जानते होंगे, या नीट के बच्चे जो इंटीग्रेशन नहीं जानते होंगे अगर, हालांकि आपको जानना चाहिए, नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन को स्किप करिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, इसको सीखिए। ठीक, चलो बच्चों, ऑलमोस्ट आपका जो क्लास है 1 आवर्स का हो चुका है। इसमें अभी तक हम लोग केवल और केवल बेसिक क्वेश्चन सीखे हैं, यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीखे हैं रिलेटेड टू द कूलम्स लॉ। अब क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बना देते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ विच आर एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन होगा वो। ठीक है, तो तब तक बच्चों इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक प्रिपेयर करके हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।